मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के साथ। त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें। तो भाग 3 में ऑलरेडी हम त्रिभुज की पहली सर्वांग समता पढ़ चुके हैं। भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, यस यस यस, पहली शर्त ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज दूसरी शर्त पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भू को भू। भू मीन्स साइड, एंगल, साइड। तो बच्चों, ए फॉर एंगल मीन्स कोण, एस फॉर साइड मीन्स भुजा। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ए एंड शॉर्ट फॉर एस इन हिंदी। तो इसको पढ़ते हैं तो दो त्रिभुज लेते हैं, तो इस तरह से इसको समझते हैं। सपोज दैट एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो कंडीशन यह है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो भुजा चाहे संगत भुजा होनी चाहिए, बराबर सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी संगत ए भुजा है, बीसी की संगत क्यू आर है और एसी की संगत आपका पी आर। तो संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, कोई भी हो। जैसे सपोज दैट इसमें हम ले रहे हैं कि मान ली 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ए भुजा हमने 5 सेंटीमीटर लिया तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल संगत भुजा है, ये इस भुजा पे जाएगी। अगर इस त्रिभुज के इस पे रखेंगे तो ए बी भुजा पी क्यू पे जाएगी और बी सी भुजा क्यू आर पे जाएगी। इस कंडीशन में ए बी की संगत पी क्यू है और बी सी की संगत क्यू आर है। और हमने कहा कोई भी दो भुजा, ये इसके भी बराबर हो सकती है, इसके बराबर कोई दो भुजा हो और कोई एक कोण। जैसे मान लीजिए इस कोण को हम ले रहे हैं, कोण बी का संगत इस त्रिभुज में कोण क्यू है, ये भुज एक कोण बराबर हो जाए। अथवा इसमें से 3 कोण है, संगत कोण कोई भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज को अगर हम कंपेरिजन करें त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं और एक कोण, संगत कोण और संगत भुजा, संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो, तो इस दशा में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये आपका भू को भू। दूसरा आपका हुआ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अगर कंपेरिजन करते हैं तो दो भुजाएं, संगत भुजाएं और एक कोण, कोई भी कोण हो सकता है, चाहे कोण इसके बराबर हो या कोण इसके बराबर। तो इस दशा में ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो ये बहुत काम में आती है जब आगे बड़ी क्लास में हम सवाल हल करते हैं। तीसरी जो है आपकी सर्वांग समता की शर्त है को भू को, मीन्स एंगल साइड एंगल। अब इसमें एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, दूसरी त्रिभुज हमने लिया पी क्यू आर। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि कोई भी दो संगत कोण, कोई भी हो सकते, चाहे इसका संगत ए कोण है, सी का संगत कोण आर है, ए का संगत कोण पी है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें से कोई दो कोण संगत कोण बराबर हो, अब कोई एक भुजा बराबर हो।
कोई भी एक भुजा है, जैसे BC के बराबर QR हो सकती है, अथवा AB के बराबर A हो सकती है, अथवा AC के बराबर A हो सकती है। तो इस तरह से हम दो त्रिभुजों में जब तुलना करते हैं तो संगत दो कोण की माप, साथ वाले दो कोणों की माप और एक कोई भुजा समान होती है, तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो ये आपकी हो गई तीसरी शर्त। अब इसके बाद चौथी शर्त देख लीजिए। तीसरी शर्त है आपकी RHS, राइट, RHS, ये आपका समकोण हुआ प्लस आपका एक कर्ण भुजा हुई और एक भुजा कोई भी, तो इसको RHS कहते हैं। और यह सर्वांग समता की शर्त जो होती है वह समकोण त्रिभुज में लागू होती है। सपोज दैट, जैसे हमने एक ये त्रिभुज खींचा और एक त्रिभुज हमने एक खींचा। अब यहाँ पे आपका यह जो है समकोण है तो पक्का है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा से इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है, तो ये समकोण हुआ। और 90 की सामने वाले समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। तो इसमें हम जब इस दोनों को सर्वांग समता की शर्त में देखते हैं तो ये सबसे पहले देखना है कि इस त्रिभुज की कोई एक भुजा, जैसे BC की संगत भुजा, इसमें मान लीजिए PQR आपका त्रिभुज है, तो इसकी संगत भुजा QR और AB की संगत भुजा क्या है, PQ है। तो इसमें से कोई एक भुजा बराबर हो जाए और इसका कर्ण बराबर, दोनों कर्ण बराबर हो जाए और कोई एक संगत भुजा, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। और इसको राइट RHS से जानते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज प्लस साइड। तो ये आपका राइट समकोण हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आपकी भुजा हुई। तो ये आपका चौथा सर्वांग समता की शर्त है। तो इसको तो आप भी नॉर्मली सब बताया जा रहा है कि बेसिक चीज़ें हैं, और यह बेसिक चीज़ें जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत बुलंद होगी, इसलिए इस पर इग्नोर नहीं करना है, सब सारी जानकारी को रखना। इसके आगे बढ़ते हैं, आज अगला चैप्टर लेते हैं वृत्त। वृत्त को समझते हैं विद्यार्थियों। वृत्त को बहुत ही इजी है समझना। अब वृत्त को समझने के लिए थोड़ा सा कोई एक धागा हम लेते हैं, उस धागे को एक पेन से हम बांधते हैं, एक पेंसिल से बांधते हैं और कुछ दूरी लेते हैं। सपोज दैट एक ने पेन लिया और इसको धागे से हमने बांधा और एक कोई दूरी लेते हैं, इसी धागे में एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को, इस धागे के अंत बिंदु को हम एक जगह स्थिर कर देते हैं और ये अंतिम जो बंधा हुआ धागे का छोर है, इस पेन की सहायता से इसको इस तरह से चारों तरफ घुमाते हैं। तो विद्यार्थियों जब इसको पूरा घुमा देते हैं तो देखते हैं कि क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। और विद्यार्थियों यह जो एक अंतिम छोर है जिसको हमने स्थिर बिंदु किया था, इस बिंदु को कहते हैं इस वृत्त का केंद्र। और जिस दूरी से यह पूरा घुमाया गया है, चाप हमने एक मारा है, तो यह क्या हो गया, आपका क्या बन गया, वृत्त। तो यह जो ये जो स्थिर बिंदु है और यह इस यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या की ही सहायता से वृत्त को बनाया जाता है। एक स्थिर बिंदु और त्रिज्या की सहायता से ही वृत्त की रचना होती है। तो हमको विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। मीन्स दिस पॉइंट जो स्थिर बिंदु हमने लिया था,
इसको अगर ओ से ओरिजिन कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे ये जो निश्चित दूरी होती है, दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, यह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को विद्यार्थियों रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, और इसका पहला लेटर ऑल ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये दूरी आपकी हो गई त्रिज्या। और विद्यार्थियों अगर हम इस स्थिर बिंदु और निश्चित दूरी से यह जो एक पूर्ण चाप मारे हैं, तो ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब इसमें और सारी चीजें हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हम जीवा को पहले डिफाइन कर लेते हैं। जीवा को आप देखिए, जीवा क्या होती है? जैसे किसी भी वृत्त की ये क्या होती है? परिधि है, वृत्त की परिधि है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस गोले की ये जो परिमाप है, इस गोले की जो परिमाप है, यही वृत्त की परिधि होती है। अब परिमाप को समझने की जरूरत है। मान के लीजिए कि एक तार है पतला सा, उस तार को हमने इस ऐसे रूप दे दिया, वृत्त का रूप। और जब इसको हम तार को मान लीजिए कट करके फिर से सीधा करते हैं, तो उसकी लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं। तो पता चल जाता है कि इस वृत्त को बनाने में कितना तार लगा है। तो इसकी परिमाप, इस चारों तरफ का जो नाप होता है, यही इस वृत्त की परिधि कहलाती है। ये दिमाग में रखने की जरूरत है। जैसे सुनार है, अगर अंगूठी बना रहा है तो कुछ न कुछ लंबाई रहती होगी, उस लंबाई से बनाता होगा। तो मेजरमेंट हमारे पास है कि इसकी परिधि क्या है, ये चीज हमारे समझ में आ रही। तो परिधि भी समझ में आ गई। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले बेसिक चीजें और देखना चाहते हैं कि जैसे ये आपका वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का यह अंतः क्षेत्र है और ये जो है बाहर वाला क्षेत्र है। अब बिंदुओं की स्थिति पूछा जाए अगर वृत्त में कि क्या कंडीशन है, ये बिंदु वृत्त के अंदर है, यह बिंदु वृत्त के बाहर है या वृत्त पे स्थित है, तो इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। जैसे दो चार वृत्त लेते हैं, ये तो आपका वृत्त का केंद्र हो गया, और एक बिंदु हमने P लिया, एक बिंदु हमने Q लिया, एक बिंदु हमने R लिया, एक बिंदु हमने S लिया, एक बिंदु हमने T लिया। अब इन पांचों बिंदुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो है, ये जो है, इसकी लंबाई जो Q बिंदु है, इसकी लंबाई जो है वह त्रिज्या से छोटा है, त्रिज्या से छोटा है। तो जो बिंदु, जिस बिंदु के केंद्र से जिन बिंदुओं की लंबाई त्रिज्या से छोटी होंगी, वह बिंदु वृत्त के अंतः क्षेत्र में होंगे। और अब सपोज दैट अगर हम इसको देखते हैं, टी को ही अगर डिस्कस करते हैं, तो यह टी की जो इस बिंदु की जो दूरी है वो आपके त्रिज्या से ज्यादा है, क्योंकि त्रिज्या को ऐसे वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से भी इसको बताते हैं। वृत्त का केंद्र और परिधि पे कोई बिंदु स्थिर है और वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो टी बिंदु है उसकी दूरी जो है त्रिज्या से अधिक है। तो इस दशा में यह टी बिंदु जो होगा वह वृत्त के बाहर स्थित होगा। और तीसरी कंडीशन ये देख रहे हैं, यह जो है इस बिंदु की अगर स्थिति पूछा जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि यार जो है वृत्त पर स्थित है। परिधि पे स्थित माने वृत्त पर स्थित है, और इसकी जो लंबाई होगी वह त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। तो इस तरह से अगर किसी भी वृत्त में बिंदुओं की स्थिति पूछते हैं तो हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जीवा के बारे में। वृत्त की जीवा, देखिए यह वृत्त की आपकी परिधि हो गई, ठीक है। और इस वृत्त की परिधि पे हम कोई भी दो बिंदु ले, कहीं पे भी लें,
वृत्त का परिधि देख रहे हैं, इस तरह से बना हुआ है। तो इस वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी हम दो बिंदु ले लेते हैं। सपोज दैट हमने एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु यहाँ लिया, और इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। तो ये आपकी ए भी एक जीवा है, ये भी आपकी जीवा हो। अब इसको समझिए कैसे जीवा कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप कहेंगे किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, किसी भी वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, माने वृत्त पर, परिधि मीन्स वृत्त पर होना चाहिए, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, ए बी है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वह वृत्त की जीवा कहलाती है। अब सपोज दैट देख सकते हैं आप, जैसे अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, जीवा है, ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, जीवा है, ये क्या है आपकी जीवा है, ये क्या है, जीवा है, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, परिधि पर दो बिंदुओं को मिला रहा है। तो इस तरह से जीवा को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जीवा के बारे में। तो अभी हमने वृत्त का केंद्र के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी मान के चलिए वृत्त का केंद्र, ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र के सम्मुख परिधि पे, वृत्त की परिधि पे दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु हमने ए लिया और इसी के सामने हमने बिंदु बी लिया, और हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं जो, तो यह वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। ये भी एक जीवा है, लेकिन यह जीवा जो है वह वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। यह परिधि पे दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, दो परिधि पे स्थित दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया, लेकिन यह दोनों बिंदुओं को जो मिला रहे हैं तो यह जो है रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होके जा रहा है। तो यहाँ पे जीवा के बारे में अगर डिस्कस होता है तो आप कहेंगे वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली जीवा जो होती है, वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली जीवा जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, और यही जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। और व्यास को अगर हम डायमीटर से लेते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर अगर डी ले तो यह व्यास को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका रिलेशनशिप हम बताते हैं, रेडियस और डायमीटर, व्यास और त्रिज्या का एक संबंध बताने जा रहे हैं। तो देखिए सब बच्चों की ये आपका क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है। तो ठीक है, एक त्रिज्या हमने ये ले लिया, और एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर यह दूरी केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी बताने की जरूरत है कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है इसकी लंबाई अचर होती है। केंद्र से परिधि पे कहीं भी मिलाएंगे वह सभी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ से यह भी हमने बताया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, और यही वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो देख रहे हैं ये दूरी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मीन्स हम अगर डी को देखें तो यह दो आर से मिलके बन रही है, एक ये हुआ और एक हुआ, तो मीन्स आर प्लस आर, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 2r, और 2r मीन्स हुआ 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, और इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर मीन्स व्यास। एक संबंध हमको मिल रहा है कि यह जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। और अगर यहीं पे देखिए, अगर हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, जैसे हमने कहा 2r बराबर d, ठीक है, ये रिलेशनशिप, और r बराबर अगर हम निकाले तो d बटे क्या मिल रहा है, 2 मीन्स व्यास का आधा, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यह जो चीजें हैं बहुत ही उपयोगी हैं, और आगे जब हम सवाल हल करेंगे तो यह चीजें बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो इस रिलेशनशिप को भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास पूछेंगे तो ऑलरेडी आप बता रहेंगे, व्यास दूना होता है, 5 दूनी 10।
अगर वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप त्रिज्या व्यास निकाल सकते हैं। और देखिए हमने बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है इसकी लंबाई अचर होती है। देखिए केंद्र और परिध के बीच की दूरी, केंद्र और परिध के बीच की दूरी, केंद्र और परिध के बीच की दूरी, अगर पॉइंट O लेते हैं, इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको C लेते हैं, तो यहाँ पे OA, OB और OC ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चाप के बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में, लघु चाप, दीर्घ चाप, ये सारी चीजें तुरंत पढ़ा। जैसे सपोज दैट कि हमने ये पेन है, ये धागा है, और इस धागे का ये पॉइंट हमने यहाँ पेन के नोक से मान दिया है, और इसके इस बिंदु को हमने लिया और यहाँ पे स्थिर किया, और इस तरह से इसको घुमाया, इसको हमने घुमाया। तो रियल में ये पॉइंट अगर ये माने, ये पॉइंट बी माने, तो इसको कहेंगे चाप, क्योंकि हमने एक निश्चित पॉइंट, तो एक वृत्त ही बन रहा है, लेकिन अभी हम चाप क्या माने हैं, इतना ही माने हैं। तो इस तरह से हम चाप को समझ सकते हैं। अगर इसी चाप को हम पूरा मार दें तो वृत्त बन जाता है। तो चाप जो होती है त्रिज्या की सहायता से ही बनती है। तो इस तरह से देख रहे हैं वृत्त बन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अब हम समझाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से ये वाला हमने चाप लिया था, दिस पॉइंट यहाँ से, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये भी अब चाप को दर्शाने के लिए ये चिन्ह लगता है। अगर इसके अंदर ए बी लिखे तो इसको चाप ए बी हम पढ़ेंगे। अब इसी चाप को और समझते हैं। अगर हमने एक पूरी वृत्त ही बना दिया, पूर्ण चाप मार दिया, तो वृत्त बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लघु चाप और दीर्घ चाप को समझाना चाहते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है ये लघु चाप है। तो ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट x लिया, तो अगर यहाँ से bx से bx ए चाप के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या होगा। अगर हम bx से चाप देख रहे हैं तो यह बड़ा चाप है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे बच्चों लघु चाप, और इसको कहेंगे दीर्घ चाप। ये आपका दीर्घ चाप हुआ, बड़ा चाप। तो लघु चाप, दीर्घ चाप भी समझ में आ रहा है। आप सपोज दैट कि इन्हीं के अंत बिंदुओं से हम एक ऐसे रेखाखंड खींचते, और ये जानते हैं कि वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। तो इस जीवा से यह वृत्त खंड, ये क्या बन रहे हैं आपके, यहाँ पे ये देखिए, ये चाप क्या हुआ, लघु, ये चाप क्या हुआ, दीर्घ चाप। अब इसी में वृत्त खंड की चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमने एक जीवा बनाया और देख रहे हैं इसकी कंडीशन वृत्त की, कि एक छोटा वृत्त बन रहा है, एक बड़ा वृत्त बन रहा है। तो जीवा और चाप की एक निश्चित चाप से घिरा क्षेत्र जो होता है, जैसे हमने जीवा बनाया और इससे ये एक निश्चित चाप है आपका, मान लीजिए हमने x यहाँ दिया है, यहाँ पे y, ये x y, आप अगर ये x y आपका कैसा चाप है, लघु चाप। तो लघु चाप और जीवा की मदद से लघु वृत्त खंड बनता है, लघु वृत्त खंड। और बड़े चाप और जीवा की मदद से बनता है दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त खंड भी हमको समझ में आ गया। जीवा और चाप की सहा निश्चित चाप, जैसे हमने ए वाई वी एक निश्चित चाप है और ये जीवा है, इसकी मदद से वृत्तखंड बन रहा है। तो जीवा और एक निश्चित चाप से घिरा ये जो क्षेत्र होता है, यह क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। और इसको लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड भी समझ लिया जाए कि लघु चाप और जीवा की सहायता से बना वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है। बड़े चाप, दीर्घ चाप और जीवा की सहायता से बना जो वृत्तखंड होता है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है।
अब अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। अर्धवृत्त को समझने के लिए वृत्त का केंद्र है और यह आपकी सबसे बड़ी जीवा है जो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास यह जीवा और यह चाप माने ए वाई, आप यहाँ पे हटा दीजिए इसको, यहाँ आ गया है ए वाई बी और ए एक्स वाई बी और वी एक्स से ये दोनों चाप आपस में क्या है, बराबर है। जब चाप बराबर है तो इस जीवा की मदद से यह समान वृत्तखंड बन रहे हैं, मीन्स इन दोनों में अंतर नहीं है। तो मीन्स अगर वृत्त में समान है तो 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा, मीन अर्ध वृत्तखंड। तो इस प्रकार के जो होते हैं वृत्तखंड अर्ध वृत्तखंड कहलाते हैं। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब हमको समझ में आ गया अर्ध वृत्तखंड, समझ में आ गया लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप, सारी चीजों में डिस्कस हो गई। और अंतिम पॉइंट है आपका त्रिज्यखंड। देखिए जल्दी से एक वृत्त बनाते हैं, वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा उधर हो सकता है, ये पॉइंट वो है। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट करिए कि ये चाप हम ले रहे हैं, ए और बी, ये हमारा चाप के अंत बिंदु, ठीक है, यहाँ से ए चाप के अंत बिंदु है। तो चाप के अंत बिंदु और केंद्र, जैसे त्रिज्या हो गई, इसको यहाँ मिलाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिध के बीच की दूरी, केंद्र से परिध के बीच की दूरी त्रिज्या। तो डेफिनेशन क्या हो रही है कि निश्चित चाप मतलब चाप के अंत बिंदुओं और त्रिज्याओं को मिलाने से यह जो घिरा क्षेत्र होता है, देखिए ये चाप है, इसके अंत बिंदु है और इसको केंद्र से मिला रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो मीन से एक निश्चित चाप और वृत्त की त्रिज्याओं से ये जो घिरा क्षेत्र होता है, निश्चित चाप ए बी, इसके अंत बिंदुओं को हमने केंद्र से मिलाया। तो डेफिनेशन आपके त्रिज्यखंड की निकल आ रही है कि निश्चित चाप और त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र होता है, वह है आपका एक त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड हुआ। अब इसमें भी लघु त्रिज्यखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, बड़ा वाला त्रिज्यखंड होगा और छोटा वाला होगा। तो देखिए त्रिज्याओं से, और ये भी अगर हम इसको ले जाए, इसको मान लीजिए एक्स वी वाई कहिए और यहाँ पे हमने बाई लिखा, तो यह चाप आपका ए बाई बी अगर बन रहा है तो यह दीर्घ चाप है, ये दीर्घ चाप है। और ए एक्स बी अगर कह रहे हैं तो यह आपका लघु चाप है। तो बिल्कुल क्लियर है कि त्रिज्याओं और ये एक निश्चित चाप है, घिरा क्षेत्र ये भी तो त्रिज्यखंड है क्योंकि ये त्रिज्या है और इस चाप से यह क्षेत्र घिरा है, दिस पॉइंट। तो यह क्या होता है, यह दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा और यह वाला आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होगा। तो बेसिक चीजें जो हैं आपकी हो गई हैं और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपके बेसिक के बन रहे हैं। भाग 4 चल रहा है, इसी तरह से बहुत 40-50 भाग बनेंगे, तो एक 1 बाय 1 बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।